दुल्हन ही दहेज। सुधा से आज मेरी मुलाकात लगभग 2 साल बाद हुई। आज वो मुझे बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसकी मांग में दमकता सिंदूर और गले में पड़ा मंगलसूत्र उसकी खुशी बयान कर रहा था। उसने बताया कि अब वो इसी शहर में अपने पति और बेटे के साथ रहती है। 2 साल पहले जब मैं इसी सुधा से मिली थी तो बहुत ही उदास, जीवन में हताश व निराश थी। बस अपनी बेटी और के भरोसे अपना जीवन गुजार रही थी। आज उसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती हूँ। हम दोनों ने काफ़ी देर बातें की। बातों ही बातों में उसने अपने अतीत के कुछ पन्ने पलट दिए जो उसके करीबी यादों से भरे पड़े थे। उसने बताया कि आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने सुधीर के बाबा बहुत अच्छे दोस्त थे। सो दोनों ने सोचा कि क्यों न इस दोस्ती को एक रिश्ते में बदल दिया जाए। और एक दिन वो अपने परिवार के साथ मेरा हाथ मांगने मेरे घर चले आए। मैं भी उनके इस निर्णय से सहमत थी। मेरे पिता ने जब मेरे ससुर से लेन देन की बात की तो मेरे ससुर जी बोले, हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है। और कुछ दिनों बाद मैं और सुधीर शादी के पवित्र रिश्ते में बंध गए। ससुराल पहुंचकर मैं बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ भी मेरे मायके के जैसा ही एक भरा पूरा परिवार था। पति के अलावा सास ससुर, एक छोटी ननद और एक देवर था। सभी शिक्षित थे। ससुर जी एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और पति बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत। ननद और देवर की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। शादी के महीने भर बाद सुधीर बेंगलोर चले गए और मैंने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन मेरे ससुर जी मेरे पास आए, बोले, बेटा सुधीर के लिए बेंगलोर में एक फ्लैट खरीदना है। अगर तुम्हारे पापा थोड़ी सी मदद कर देते तो फ्लैट खरीदने में आसानी होगी। मदद के रूप में यह रकम लगभग 20 लाख रुपए की थी। खैर मैंने पापा से बात की। पापा के लिए भी एकाएक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मुश्किल था, लेकिन पापा ने खुशी खुशी कर दिया। बोले, चलो बेटी और दामाद क्या ही है, वो घर बेटी का ही होगा। इसके कुछ दिनों बाद ही मेरी छोटी ननद का रिश्ता एक जगह तय हो गया। ननद की शादी भी ससुर जी धूमधाम से करना चाहते थे। आखिर एक ही बेटी थी। एक दोपहर में स्कूल से आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी मेरे ससुर जी ने मुझे आकर बोला कि क्या मेरे पापा उनकी फीस से थोड़ी सी मदद कर देंगे, हम बाद में उनके पैसे धीरे धीरे करके लौटा देंगे। पापा ने इस बार भी उनकी मदद कर दी, लेकिन धीरे धीरे किसी न किसी बहाने मेरे सास ससुर मेरे पापा से कभी पैसे की मांग करते तो कभी किसी सामान की, कभी मोटरसाइकिल की, कभी कार की, तो कभी घर के सामानों की। और मेरी तनख्वाह भी मेरे ससुर जी किसी न किसी बहाने ले लेते थे। उनको ऐसा लगता था कि मानो मेरे पापा ने पास कोई खजाना है जो कभी खाली ही नहीं होगा। और यह उनके लिए बहुत आसान था। मदद के नाम पर उनको ढेर सारा पैसा मुफ्त में मिल जाता था। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे पापा मदद के नाम पर उनको हर बार दहेज दे, लेकिन पापा हर बार यह कहकर चुप करा देते थे कि बेटा तेरी खुशी का सवाल है, पैसे तो फिर भी कमा लेंगे, तू खुश रहे बस। मैं चुप हो जाती। आखिरकार पापा भी कब तक मदद करते, क्योंकि उनको भी अपनी एक छोटी बेटी की पढ़ाई, उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। आखिरकार एक दिन पापा ने भी बोला कि समझी जी अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो जैसे ससुर जी के अहंकार को चोट लग गई। अब वो मुझे तरह तरह से परेशान करते, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाते, वो दुर्व्यवहार करते। मैंने सुधीर को यह सब बात बताई, लेकिन सुधीर हमेशा ही कहते थे कि मेरे पापा तो दहेज विरोधी हैं, भला वो तुम्हारे पापा से पैसा क्यों मांगेंगे। वो यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके पापा मेरे पापा से लाखों रुपए ले चुके हैं। और सुधीर जब भी घर आते तो मेरे सास ससुर का व्यवहार मेरे लिए पूरा तरह बदल जाता। ऐसा ही कई साल बीत गए। इस बीच में मैं एक बेटी की माँ बन गई और हालात अब भी खराब होते चले गए। अब मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो गया। तब मैंने सुधीर से कहा कि आकर हमें साथ ले जाओ। सुधीर घर आए हमें लेने के लिए, लेकिन घर आकर उसने माँ बाप को उनको जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी कि वो नाराज होकर चले गए। और एक दिन सास और ससुर के दुर्व्यवहार के कारण मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। मैं दूसरे शहर में चली गई। मैंने वहाँ पर फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की।
फिर से एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी ले ली। समय पंख लगाकर उड़ गया। मेरा बेटा 10वीं में पहुंच गया। इस बीच सुधीर का न कभी मेरे लिए फ़ोन आया, न सुधीर ने हम दोनों को ढूंढने की कोशिश की, और न उसके घर वालों ने। काफ़ी सालों बाद 2 साल पहले मेरे भाई की शादी पर मेरा इस शहर में आना हुआ। भाई की शादी में हम बाजार खरीदारी करने के लिए निकले। खरीदारी कर जब हम वापस आ रहे थे तो चौराहे पे लाल बत्ती पर खड़ी एक गाड़ी की तीसरी सीट पर बैठे सुधीर को देखा। आंखों मोटा सा चश्मा, गंभीर मुद्रा में बैठा वो बहुत ही बोर लग रहा था। घर जाकर छोटी बहन ने बताया कि सुधीर के भाई और बहन की शादी हो चुकी है। उसका भाई अपने माँ बाप को हरकतों से परेशान होकर अपने बीवी बच्चों को अपने साथ ले कर चला गया, और बहन की शादी दूसरे शहर में हो गई। माँ बाप अब बूढ़े हो चले हैं और अकेले रह गए हैं। सो सुधीर बेंगलोर की नौकरी छोड़कर घर आ गया और अपने माँ बाप के साथ रहकर यहीं उसने अपना नया कारोबार शुरू कर दिया। घर आकर उसे अपने छोटे भाई से सच्चाई का पता चला तो पछताव से भर गया, और उसने मेरी छोटी बहन के पास आकर मेरे बारे में जानने की कोशिश की। बहुत पूछने के बाद भी बहन ने मेरा पता नहीं बताया। उसने आकर मेरे माँ बाप से माफ़ी मांगी और आज भी कभी कभार मिलने चला आता है। आज भाई की शादी में उसको भी निमंत्रण भेजा गया। मैंने जब यह बात सुनी तो मैं बेचैन हो उठी। मन में दुविधा थी, मैं मिलना भी चाहती थी और नहीं भी। फिर शाम को प्रतिभोग के वक्त मैं दुल्हन के बगल में बैठी गई, लेकिन मेरी नज़र सामने वाले गेट पे पर ही लगी रहे। बहुत सारे लोग आए चले, बहुत देर हो चुकी थी, सुधीर नहीं आया। मैं निराश हो गई, लेकिन तभी एक जाना पहचाना सा शख्स गेट के अंदर आया और मैं उसको देखती रह गई। न जाने किन ख्यालों में खो गई। वो दुल्हन के पास आया और दुल्हन को गुलदस्ता भेंट कर बिना मेरी तरफ देखे वापस चला गया। लेकिन थोड़ी दूर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर गौर से देखा मेरी तरफ तो मैंने भी उसे देख रही थी। वो मेरे पास दौड़ कर आया, बोली, कैसी हो सुधा, कब आई, कहाँ थी? ढेर सारे प्रश्न और सभी के उत्तर इकट्ठे ही जान लेना चाहता था। वो बहुत ही उत्साहित था, मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन शादी का समारोह होने के कारण फिलहाल बात करना मुश्किल था। वो बहुत बेचैन था। समारोह खत्म होने के बाद वो दौड़कर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे गले से लगा लिया और मुझे माफ़ी मांगने लगा कि उसने कभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया और मेरे प्यार की कभी परवाह नहीं की। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, मम्मी पापा ने तुम्हारा पता नहीं बताया। वो अपनी बातें कहे जा रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आज बहते हुए इन आंसुओं ने दोनों के सारे शिकवे गिले के भी बहा ले गए। अंत में वो बड़े हक से बोला, जैसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। बोला, सुधा, शादी समारोह तो ख़त्म हो गया, काफ़ी देर हो चुकी है, सब मेहमान अपने अपने घर चले गए, अब मुझे भी विदाई ले लो। घर में मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भी जल्दी घर जाना है और मुझे अपने बेटे के साथ सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट भी तो खेलनी है। और वो गाड़ी में जाकर मेरा और मेरे बेटे का इंतज़ार करने लगा। मैं मंत्रमुग्ध से उसे देखती रह गई। माँ बाप से विदा लेकर मैं आज फिर उस घर में सुधीर के साथ घर में दोबारा अपनी नई जिंदगी के सफ़र में निकल पड़ी। इतना कहकर सुधा रुक गई। उसकी आंखों से निरंतर बहते आंसू उसकी पूरी कहानी की सच्चाई को बयान कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।